कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ में और नवीद खोखर प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज शुरू होगा और आज खेला जाएगा। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो ट्रॉफ़ी की रुनमाई है वो कर दी गई है। अब ब्रायन लारा अकेडमी के अंदर ट्रॉफ़ी की रुनमाई की गई है और कौमी टीम आइंदा साल 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड जाएगी और इंग्लैंड में 15 से 26 मई तक ये वनडे सीरीज़ खेली जाएगी। और इस सीरीज़ को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, इंग्लैंड के लिए भी बट पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान इस वक्त तक ओडीआई के अंदर नंबर 5 के ऊपर विराजमान है, जबकि इंग्लैंड है नंबर 7 के ऊपर विराजमान है। और नदीम उमर कराची के, जबकि तारिक सरवर हैं जो वो बहावलपुर के रीजनल प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए, उनके इलेक्शनों में है। इस पर बात करेंगे। खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट है। खुरम खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खुरम भाई, थैंक यू सो मच। आज वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान पहला जो मैच है वो पाकिस्तानी मैरी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। क्या कहना चाहेंगे? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में गया और पाकिस्तान वहाँ पे खेलेगा। आप एक दाग लेके जा रहे हैं साथ में जो बांग्लादेश के अंदर आपके लगा था। क्या कहेंगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से? नहीं, ये बहुत ही आपको पता है कि वेस्ट इंडीज का टूर जो है हमेशा से बड़े अहमियत का हामिल होता है और अगेन यही सिचुएशन है। और आपने सही कहा कि अगेंस्ट बांग्लादेश जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही उसके बाद काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क हुए। फिर उसके बाद आपको पता है कि किंग बाबर इज बैक एज ए कैप्टन और उनके पास जो भी जिम्मेदारी भी है, काफी आपको प्राइम फॉर्म में नजर भी आ रहे हैं और काफी अर्सा जो है बीच में आपको नजर आया कि आउट ऑफ फॉर्म थे। उन्हें अपनी फॉर्म को रिजोन भी किया है। फिर उनके अंदर लीडरशिप आपने देखा है कि पेशावर ज़ल्मी ने PIL का टाइटल भी विन किया तो उनको दोबारा मौका दिया गया। और देखिए लीडरशिप क्वालिटीज तो उनके अंदर मौजूद है। और शान मसूद के हवाले से जहाँ तक आपने देखा था कि बैक टू बैक सीरीज में उनको उस तरह से सक्सेस नहीं मिल पाई जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब दूसरा मैं सीरीज के हवाले से मैं कह दूँ कि जिस तरह से शान मसूद के अंदर क्वालिटी है बैटिंग के हवाले से, तो इस वक्त उनकी वजह से जो प्रेशर था वो खत्म हो गया है कप्तानी के बाद। अब वो ये है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। और देखिए बड़े प्लेयर की निशानी भी होती है जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या उनके ऊपर प्रेशर होता है तो फिर वो अपने आप को रिगेन करते हैं, अपनी फॉर्म को रिगेन करते हैं, फिर अपने आप को रीस्टार्ट करते हैं। तब इनका ये भी स्टार्टअप होगा। पाकिस्तान का स्क्वाड बड़ा जबरदस्त है, एक बैलेंस स्क्वाड है। फिर जिस तरह से मैंने मामला के बारे में बताया, फिर आपने देखा है कि आमिर जमाल भी मौजूद है स्क्वाड के अंदर। फिर खासकर मैं अजान अवीस की बात करूंगा कि मुसलसल परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। पीछे आपको लगता था अगेंस्ट बांग्लादेश भी उन्होंने काफी परफॉर्म किया, डोमेस्टिक एरिना भी परफॉर्म करके पाकिस्तान में स्क्वाड के अच्छा बने और साइड मैच में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तान की वेल बैलेंस साइड है। स्पिनर के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के स्क्वाड में आपने देखा है कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो है साजिद खान मौजूद है, तो ये काफी ज्यादा वहाँ पे इफेक्टिव होंगे। ठीक हो गया सर। ये 2 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो शान मसूद एज आ प्लेयर खेलेंगे, एज आ बैट्समैन खेलेंगे और वो एज अ कैप्टन नहीं है इस बार। बट दूसरी तरफ बाबर आजम एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन खेलेंगे। कितना फ़र्क होगा? शान पिछले सीरीज़ के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ एज अ कैप्टन खेल रही थी, तो वो प्लेयर की मोराल तो डाउन होता ही होगा जब आप उसको कैप्टनसी से हटा के अगले ही मैच में उसे एज अ प्लेयर खिलाते हो। तो क्या उनकी परफॉर्मेंस पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, देखो मैंने आपको पहले ही मैं कह चुका हूँ स्टार्टअप में कि शान मसूद के ऊपर जो एक प्रेशर था कैप्टनशिप का वो हट गया है। और मैं अभी से आप मार्क कर लें कि ही विल बी द हाईएस्ट स्कोरर फ्रॉम द पाकिस्तान इस सीरीज के अंदर। देखो जब आपके ऊपर प्रेशर कप्तानी का हटता है तो फिर आप अपने आप को परफॉर्मेंस के ऊपर आप ज़्यादा कंसीडर करते हैं एज ए जो भी आप बैट्समैन है या बॉलर है, तो जल्दी बात है कि बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और ये रन करने की करेंगे। फिर दूसरा देखें, और फिर दूसरा ये है कि ये मुसलसल आपको पता है कि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है पिछले 13 साल से और कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस भी दी है। फिर कैप्टनशिप इनको मिली तो साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर आया तो इनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही। बहरहाल ये है कि काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे। दूसरे एंड पे आपने यहाँ पे बाबर की बात की, बाबर के ऊपर काफ़ी लंबा बैट पैच रहा है, आपको भी पता है जिस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी फिर उन्होंने अपने आप को रिगेन किया, खासकर ऑल फॉर्मेट्स ऑफ गेम। हाल ही में टेस्ट के स्क्वाड से नहीं बात करूंगा, मैं वनडे के हवाले से भी, T20 के हवाले से, और मुसलसल वो परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। फिर जैसे पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने टाइटल विन करवाया, उनकी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही। फिर अभी आपने रिसेंटली जिस तरह साइड मैच में देखा उन्होंने बड़े ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 100 वगैरह की है।
तो उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अहमियत की हामिल होगी और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होगी। बहुत अच्छा उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस सीरीज को अच्छे नोट पर फिनिश करेंगे। अच्छा, ये खुरम, इसको स्क्वाड के अंदर आप 11 कौन सी देख रहे हैं? आज कौन सी 11 है वो खेलेगी पाकिस्तान की तरफ से? जी खुरम। स्क्वाड के हवाले से तो जो इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, बाबर एज ए कैप्टन आ रहे हैं, फिर शान मसूद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, अपना इमामुल हक होंगे, सलमान अली आगा होंगे, साजिद अली होंगे, खुरम शहजाद हो गए, फिर अजान अवेस रिसेंट परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। एज अ टॉप ऑर्डर किसको देख रहे हैं खुरम? तो टॉप ऑर्डर पे किसको खिलाना चाहेंगे? जी टॉप ऑर्डर पे कौन खेलेगा पाकिस्तान से, क्या समझते हैं? देखिए, अब ये भी थोड़ा सा वो है, टॉप ऑर्डर पे जो इस नजर आ रहे हैं इमामुल हक और अजान अवेस नजर आ रहे हैं, और जो वनडे पोजीशन में शान मसूद नजर आ रहे हैं, 2 डाउन पे अपना बाबर आजम, फिर उसके बाद आप सलमान अली आ रहे हैं, फिर नीचे मोहम्मद रिजवान है, फिर आपके पास पाकिस्तान का जो टेल चार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपके साजिद अली भी हैं, मोहम्मद अब्बास भी हैं, वो बादशाह भी हो सकते हैं, या आमिर जमाल भी से टाई है कोई प्लेयर आएगा। और ज़्यादा एक्सपेक्ट ये है कि आमिर जमाल की ऑस्ट्रेलिया के बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट में परफॉर्मेंस भी रही है। अच्छा, यहाँ वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो बस बराबर ही रहा। हमारा लास्ट रिकॉर्ड तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट इस सीरीज़ में जब पाकिस्तान का मोमेंटम डाउन होगा, यकीनन आप बांग्लादेश से हार के जा रहे हैं, कैप्टन आपका चेंज है, नया कैप्टन होगा, काफ़ी सारे लड़के भी नए होंगे, बीच में 2-3 लड़के अब वो जो बाबर आजम की कैप्टनसी में पहली बार खेलेंगे, तो वेस्ट इंडीज़ की ये जो सीरीज़ है ये कितनी मुश्किल होने वाली है या कितनी ईजी होने वाली है पाकिस्तान के लिए? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले बताया, जाहिर सी बात है कप्तान की तब्दीली के बाद एक टीम रीसेट हुई है, और जाहिर सी बात है न्यू बिगनिंग, ठीक है ना, पास इज हिस्ट्री, जाहिर सी बात है एवरी डे इज नॉट अ संडे, पे अब आपने मूव फॉरवर्ड होना है। जब मूव फॉरवर्ड होना होता है तो एक अच्छा आपका टीम भी बनी है, कॉम्बिनेशन बनी है, इसमें ज़्यादातर आप देखें यंगस्टर आपको नजर आ रहे हैं टीम के अंदर, और साथ में एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, साथ में जूनियर और सीनियर का अच्छा कॉम्बिनेशन बन के जा रहा है। और मैं आपको पहले भी कहा है कि हमेशा से वेस्ट इंडीज की सीरीज जो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अगर वेस्ट इंडीज फॉर्म भी देखें तो उनकी टीम में से एक्सपीरियंस प्लेयर आपको नजर नहीं आ रहे, तो अगर ऑन पेपर देखा जाए तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीम जो है ना कंपेरेटिवली जो है ना बैलेंस साइड है। पाकिस्तान थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज को। ठीक है। अच्छा सर, ये पाकिस्तान आमतौर पे हमने देखा कि 2-3 टेस्ट मैचेस ही खेलता है, 5 टेस्ट मैचेस हमें मिलते नहीं हैं, हम खेलते नहीं हैं, पता नहीं क्या वजूहत हैं। FTPs के अंदर जब भी आपने रिकॉर्ड उठा के देखा तो बहुत टाइम ही हो गया, हमने कोई 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड। पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंग्लैंड खेले थे 5 टेस्ट सीरीज, उसके बाद आज तक नहीं खेली 93 से आज तक। बिल्कुल। तो सर ये कैसे हमारी टेस्ट क्रिकेट चले इस सीज़न में? तो हमें आपको कोई अच्छे मैचेस मिल गए इस साल में, बट ओवरऑल तो हम पूरे साल में सिर्फ 2-2, 3-3 टेस्ट मैचेस ही खेलते हैं, तो कैसे हमारी टेस्ट क्रिकेट बेहतर होगी? देखिए, बिल्कुल, खासकर जो है टेस्ट क्रिकेट, आपको पता है कि क्रिकेट का असल हिस्सा नहीं टेस्ट क्रिकेट है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादातर मौके मिलने चाहिए, FTP के अंदर, ICC के अंदर, और जो भी जाहिर बात है हाई अप्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो इस चीज़ को वो करें कि कोई ऐसा रीशेड्यूल कराएं, चीज़ें कराएं, कोई अटारनी जो नहीं आती है उसके अंदर अगर कोई शेयरिंग का इशू है, चीज़ों का इशू है, तो उस हिसाब से आके वो डिस्कस करें। तो काफ़ी अच्छा हो गया कि पाकिस्तान और की कोई सीरीज भी 5 मैच की सीरीज नहीं हुई है। जैसे भी मैं बता चुका हूँ, आखिरी सीरीज 93 में पाकिस्तान की 5 मैच की सीरीज हुई थी, और उस वक्त से देखिए आज तक पाकिस्तान काफ़ी इस चीज़ को महसूस कर रहा है। और देखें, दूसरे भी जो ममालिक हैं खेलते हैं, अक्सर उनकी 5 टेस्ट मैच की सीरीज भी होती है, तो जैसी बात है जितना टेस्ट क्रिकेट का कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा आपको एक अच्छी क्रिकेट नज़र आएगी। ठीक है सर, एक बड़ी अच्छी खबर आई है, और वो ये कि पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ 5 ODI मैचेस है वो खेलेगा अगले साल में, और ये मई में खेले जाएंगे 15 से 26 मई को, और ये मल्टीपल शहरों के अंदर हैं। आप इस सीरीज़ को कैसा देखते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की? और फौरी उसके बाद कोई 2-3 महीनों के बाद आपकी वर्ल्ड कप है, वो भी सीज़न शुरू हो जाएगा, तो कैसे देखेंगे इस सीरीज़ को? नहीं, देखें, पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज बड़ी खुशाइन सीरीज है, और आपको पता है कि बैक टू बैक पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा सीरीज हो रही है। खाली पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की आप देखें दूसरे एंड पे ओवरऑल अंडर 19 की भी आप देखें, शाइन के भी देखें, ट्रेडिशनली 2 और 3 हुए हैं, अंडर 19 जिनका पाकिस्तान को खेली है, वेमेन का वर्ल्ड कप हुआ, इससे पहले भी सीरीज हुई है। तो बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान के टूर्स वगैरह हो रहे हैं, और टीम पाकिस्तान की तरफ आ भी रही हैं।
और दूसरे एंड पे आपको पता है कि इंग्लैंड और अभी इंडिया की सीरीज हुई है तो काफी ज्यादा इंग्लैंड ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है, T20 में भी और वनडे में भी। इंग्लैंड की बड़ी बैलेंस और बड़ी एक जबरदस्त साइड है, तो अगेंस्ट पाकिस्तान जो है एक अच्छा पाकिस्तान के साथ उनको मैच खेलने को मिला। ठीक है सर। आजकल जब हम टेस्ट मैच की बात करते हैं तो हम 20 विकेट सामने आती हैं कि 20 विकेट्स आपने लेनी ही हैं तो आप इस मैच को जीत पाएंगे, बट पाकिस्तान के लिए आजकल बहुत इशू आ रहा है पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की साइड पे, जहाँ पे कभी हम पाकिस्तान में लोग आके खेलते थे, प्लेयर्स आके बनते थे, कहते थे कि पाकिस्तान में अच्छे फास्ट बॉलर मिलते हैं, उनको खेल के मज़ा आता है और उससे खेलने को सीखने को मिलता है उस खेल से। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब हमारे पास 140 को 150 को टच करने वाले लोग नहीं हैं, 145 तक इवन लोग नहीं जा पाते। और टेस्ट क्रिकेट में ही तो शान मसूद कहते हैं कि हम तीसरे चौथे दिन में हमारे जो बॉलर्स हैं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सर क्या क्या वजह है? खुरम, आप काफ़ी टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे, आप अकेडमीज़ में मौजूद होते हैं, आप देखते हैं क्रिकेट को, बॉलर्स को देखते हैं, क्या वजह है हमारे फास्ट बॉलर्स नहीं हैं? देखिए ये एक समझिए एक अलमी नहीं है कि पाकिस्तान उस तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान दोनों का पाकिस्तान था, फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते थे, पाकिस्तान के पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स होते थे। देखिए वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर आज तक शोएब अख्तर ही आए हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आए हैं। क्योंकि शोएब अख्तर को भी आपको पता है कि क्रिकेट के हवाले से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको अप्रोच करें तो ये कैन प्रोड्यूस, वैसी बात है। एक आपको आइडियल होते हैं जैसे फास्ट बॉलर्स के, तो वीजा आइकॉनिक फिगर, तो काफी अच्छे से पाकिस्तान को उस तरह से फास्ट बॉलर नजर नहीं आए। आखिरी आपको जो नजर आए थे मोहम्मद शमी, उनका एक्सप्रेस पेस था, फिर उसके बाद वहाब रियाज भी थोड़ा सा तेज बॉल कर लेते थे। पर रिसेंट आप सिनेरियो में देखें तो हारिस रऊफ के थोड़ा जो शुरू में पेस था वो अब आप लैक कर रहे हैं। 2019 के अंदर आपको अच्छे कोई प्लेयर नजर आए हैं फास्ट बॉलर के हवाले से, और वो जिस तरह से सही आपकी मैं बात एग्री करता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान एक सिक्का सा खासकर नॉर्दर्न बेल्ट यहाँ से प्रोड्यूस होते थे, उस तरह से आपको अब एक्सप्रेस पेस वाले बॉल नजर नहीं आ रहे। सर ये एक लॉट आती थी, पता है कि पास में भी काफी स्किल डेवलपमेंट फास्ट बॉलिंग कैंप भी लगाए गए थे, वसीम अकरम सामने लगाए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके काफी अर्से पहले 2014-15 में सो जो है उसके बाद से जो है ना आपका कोई उस तरह से टैलेंट फास्ट बॉलर के हवाले से कैंप नहीं लगा। सर ये एक लॉट आती होती थी हमें KPK से, और वो भी शायद आना बंद हो गए। ना कहीं रीजनल क्रिकेट के अंदर हमें कोई प्लेयर दिखता है, ना कोई हमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट के अंदर कोई प्लेयर मिलता है, कोई एकेडमी इस तरह का प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रही कि जो फास्ट बॉलर हूँ और 140 की स्पीड से एकेडमी में बॉल कर रहे हों तो आप उन्हें लेकर आएँ। क्या कोचिज़ ने काम करना छोड़ दिया, पाकिस्तान ने बॉलर प्रोड्यूस करना छोड़ दिए, या कोचिज़ के पास वो नज़र ही नहीं रही कि आप किसी को देखते हो आपको पता लग जाता है यार ये लड़का आइंदा आने वाले 145 की स्पीड से बॉल करेगा? क्या वजूहत क्या हैं इसमें? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, बट रीजन और डिपार्टमेंट्स कितने इसमें कसूरवार हैं? सर जी मैं सिंपल आपको इसका क्रक्स दे देता हूँ, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल। देखिए अब लाइफ स्टाइल वो नहीं रहा पहले वाला जैसे लाइफ स्टाइल होता था। आपको पता है कि जब से शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट आई है, फास्ट हो गया, आपके पास स्मार्ट गैजेट्स आ गए हैं, तो उस तरह से आपके अंदर वो चीज़ नजर नहीं आई जो ताबड़तोड़ होती थी पहले। हालांकि जब पहले फास्ट बॉलर प्रोड्यूस होते थे तो आप वो देखते थे कि ग्राउंड्स में जाके रोज कोई शॉर्टर बॉल भी कर रहे होते तो एक ही पेस से लंबी कंटिन्यूसली बॉल कर रहे थे। और आजकल आप नेट पे जाके देखें, क्लब्स में भी देखें या कहीं पे भी देखें, आप रीजनल सेटअप में भी देखें या आप डिपार्टमेंटल जो भी होती है तो उनके नेट्स पे भी देखें तो उसमें से आपको कंटिन्यूसली फास्ट बॉलर्स जो है बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। और दूसरे एंड पे देखिए जिस तरह से आपकी खासकर मैं फिटनेस के बारे में बात करूँ, फिटनेस रूटीन्स वो नहीं रही जिस तरह से होते थे, न्यूट्रिशन प्लान वो नहीं रहे जिस तरह से होते थे। तो जब से आपको पता है ये स्मार्ट गैजेट्स आए हैं, चीज़ें आए हैं, सोशल मीडिया आई है चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक श्रिंक हो गए हैं और एक कंप्रेस हो के आप एक ही अरीना के अंदर रह गए हैं। हालांकि जो स्ट्रगल जो चीज़ जो पहले फास्ट बॉलिंग के अंदर होनी चाहिए थी, जिस तरह पहले शोएब अख्तर की मिसाल है, उससे पहले काफ़ी बड़े बड़े नाम है, वसीम अकार हो गए, नंबर ऑफ आप उनकी एग्जाम्पल देख लें जो एक्सप्रेस पेस चीज़ें होती थी, अब वो आपको नजर नहीं आ रही हैं। सर ये सोल्यूशन क्या होगा, क्या करना क्या पड़ेगा हमें फास्ट बॉलर्स को दोबारा से पाकिस्तान के अंदर और फास्ट बॉलर की प्रोडक्शन के लिए? देखो मैंने आपको अभी बता दी है कि काफी अर्से से पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग का स्किल डेवलपमेंट नहीं लगा, वो लगना चाहिए। लास्ट टाइम भी जो लगा था वसीम अकरम साहब ने लगाया था, PCB के तारुन से लगाया था, डिफरेंट जगहों पे उन्होंने जैसे फास्ट बॉलिंग के हवाले से। फिर उसके बाद जो है सरफराज नवाज साहब, अब्दुल कादिर साहब वगैरह ने टैलेंट हंट प्रोग्राम लगाया था, उसमें फास्ट बॉलर भी थे, स्पिनर्स भी थे, पर
उसके बाद से अगर देखें तो काफी अच्छा हो गया, वो आपको चीज नजर नहीं आ रही। अब ये चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि फास्ट बॉलिंग के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्ट करें, उनके लाइफ स्टाइल के ऊपर, उनकी फिटनेस के हवाले से, चीजों के हवाले से, उनके न्यूट्रिशन प्लान के हवाले से। देखिए आपकी खुराक बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन आपकी फिजिक के ऊपर जितने आप जितने आप मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, जितने फिजिकली आप स्ट्रांग होंगे, उतनी अच्छी आप एक्सप्रेस बॉलिंग भी कर सकेंगे। आपकी जितनी मोबिलिटी होगी, स्पीड होगी, इंड्योरेंस होगी, फिर आप जाके मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है खुरम, आखिरी सवाल भी क्या, और मैं ज़रा इंफॉर्मेशन भी है कि नदीम उमर हैं जो वो कराची के रीजनल प्रेसिडेंट हैं, मुंतखब हो गए, बिला मुकाबला मुंतखब हुए, और तारिक सरवर बहावलपुर के मुंतखब हुए। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन का प्रोसेस है जो डोमेस्टिक में और निचले लेवल के ऊपर पूरे मुल्क में वो चल रहा है। देखिए ये सिस्टम है, आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर 16 रीजन्स हैं और एक करके बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरह से कल हर बंदे ने तारीफ भी की है कि सबको इक्वली उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि सब फर्स्ट क्लास खेल भी रहे हैं। और आपको पता है कि ऑनलाइन प्रोसेस है, अभी आपके डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हो रहे हैं, फिर इसके बाद रीजनल सेटअप में हो रहे हैं, काफी जगह पे लोग अनअपोज आए हैं, काफी जगह पे काफी मेल बैटिंग कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है, जिस तरह से भी आपने नाम लिया है कराची के अंदर हुआ, वहाँ भी अगेंस्ट उनके मुकाबले में जो थे वो विड्रॉ कर गए थे, इजाज फारूकी साहब जो है, फिर यहाँ तारिक सरवर साहब ने विन किया है। तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन काफी जगह पे इलेक्शन है, अभी एबटाबाद में भी आपको नजर आएगा इलेक्शन, पेशावर के अंदर वहाँ पे भी रिसेंटली वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ है, पर वहाँ पे मेरा ख्याल स्टे हुआ है। बाकी मुल्तान एसोसिएशन भी बन गई है। जाहिर सी बात है एक फॉर्मेशन होती है क्योंकि बोर्ड ऑफ, आपको पता है गवर्नेंस के लिए कि 4 जो है नॉमिनेशन जो है वो आपके डिपार्टमेंट से होती हैं, 4 आपके रीजन से होती हैं। तो ये आपको पता है कि चलती रहती हैं चीजें, और इलेक्शन ऐसी बात एक प्रोसेस है जो क्रिकेट बोर्ड का एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, तो उसके अंदर चीज़ें भी चल रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी। खुर्रम मलिक क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से मुतल्लिक, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज से शुरू होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये शाम 7 बजे होगा। देखना होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में सीरीज़ हारने के बाद किस तरह से कम बैक करता है और वेस्ट इंडीज़ में आके वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देने की कोशिश करता है। मज़ीद भी बात करेंगे वक्त और ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से मुतालिक, और आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच खेला जाएगा। शाम 7 बजे ये मैच शुरू होगा, और पाकिस्तान ने लास्ट जो सीरीज़ खेली वो अगेंस्ट बांग्लादेश थी, और दोनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। और पाकिस्तान को शिकस्त की बड़ी वजूहात में से जो एक वजह थी वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग थी। अब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स कहाँ गए? वकार यूनिस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर के दौर के बाद बात करें तो वहाब, समी, और उसके बाद अगर बात करें तो समी, आसिफ भी हैं, और मुतअद्दिद बॉलर हैं, आमिर भी मौजूद थे। बट कहीं पर हमें लॉट नज़र नहीं आती है जो आगे कंटिन्यू करे। हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी आगे, उसके बाद हमारे साथ हारिस रऊफ़ थे, नसीम शाह थे, लेकिन ये तीनों प्लेयर्स हैं जो जब तक ये मौजूद रहे तब तक तो निज़ाम कुछ ना कुछ चलता रहा। लेकिन जैसे ही ये इंजर्ड हुए या थोड़ी सी परेशानी का शिकार हुए तो उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलर मौजूद नहीं, और आज हम 33 साल और 36 साल के फास्ट बॉलर खिलाने पर मजबूर हैं। मैं मोहम्मद अली की बात और अब्बास की बात कर रहा हूँ, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र नज़दीक आ गई है, उन्हें आज हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर डाल रहे हैं। इस पर बात करेंगे। ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर क्रिकेट कोच हैं और शालीमार क्रिकेट अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। ताहिर भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। ताहिर भाई मेरा बड़ा गिला है कोचिज़ के साथ में, अगर आप पहले बात कर रहा था सर, क्यों, क्या वजह है, क्या कोचिज़ का प्रॉब्लम है कोई, बट क्या फील्ड में प्लेयर नहीं आ रहे? हमारे फास्ट बॉलर्स कहाँ पे हैं, क्यों नहीं मिल रहे? देखिए सबसे पहले जो है ना, जब 2018 में आपने सिस्टम चेंज किया, आपकी 5 जोनल टीम्स आ गई, 6, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है ना वो लिमिटेड हो गई और शॉर्टर वर्जन क्रिकेट ज़्यादा हो गई। उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसके बाद जो है ना डिक्लाइन ज़्यादा शुरू हुआ आपकी फ़ास्ट बॉलिंग का। उसके बाद जैसे अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, गैजेट आ गए हैं, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो मैं अक्सर क्लब और अकेडमीज़ में जब जाता हूँ देखता हूँ, इवन मेरे पास भी, तो लड़के जो है ना वो 4-5 ओवर्स करने के बाद कोई वो अपनी डिफरेंट एक्सरसाइजें कर रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, बट जब आप डेली के अपनी एक लिमिट रखते हैं ना कि आपने 20-25 ओवर 2-3 स्पेल में तेज़ करने हैं, तो नेचुरली आपका वही मसल डेवलप होता है जो बॉलिंग में चाहिए होता है।
इस बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के जिम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जब आप लंबे बॉलिंग स्पेल्स कर रहे होते हैं तो आपके मसल्स नेचुरली डेवलप होते हैं और उससे आपकी पेस भी बढ़ती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है। जब हमने क्रिकेट शुरू की थी तो हमें कहा जाता था फास्ट बॉलर के लिए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 3S, स्पीड, स्विंग और स्टेमिना। तो मेरे ख्याल में अभी जो हमारे टॉप पे ऊपर फास्ट बॉलर्स हैं वो तीनों चीज़ों में लैग कर रहे हैं। कुछ की स्पीड नहीं है, कुछ का स्टेमिना नहीं है और कुछ के पास स्विंग नहीं है, वो पटक रहे हैं बॉल को सीम के साथ, इनको खेलना नहीं आता। आसिफ लास्ट बॉलर था जिसको हम देखते थे, अभी कुछ नए लड़कों में मैं देखता हूँ कि वो चार्म नज़र आ रहा है, जिस तरह से अली रज़ा एक फ़ास्ट बॉलर आया आपके पास, और इस तरह अभी जो यंग बॉलर्स आ रहे हैं उसमें मुझे काफ़ी बॉलर्स नज़र आ रहे हैं जो कि इंशाल्लाह 145 प्लस भी करेंगे और आपको 20 आउट भी करके देंगे। सर ये जैसे पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में देख लें तो आपके पास खुरम मौजूद हैं, खुरम को भी आप कभी कभी मौका देते हैं खेलने के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बट अब्बास अब जब वो रिटायरमेंट को जा रहे हैं तो आप उन्हें वापस लेकर आ रहे हैं खिलाने के लिए। अली की भी कोई ऐसी मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या पाकिस्तान का तकदीर यही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही है कि हम अली को टेस्ट क्रिकेट के अंदर डालेंगे और फिर हमें 33 साल के वो और अब्बास की क्रिकेट भी। बट सर वाई नॉट कि हमारे पास कोई 17-18 साल के लड़के हों जिनको आप वहाँ से तैयार करें, वो 20-25 ओवर की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 20-25 ओवर करना उन्हें आता हो, लाइक उबैद शाह जिस तरह इन्होंने टीम के अंदर डाला। क्योंकि इस तरह के यंग ब्लड अभी कोई है कहीं पे, कहीं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में कहीं दिखता है, पेशावर में, कहीं छोटे शहरों में कहीं दिखता है जो आने वाली क्रिकेट को सर्व कर सके। कम से कम जिस पैच में हम चल रहे हैं ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने जिस तरह से आपको वहाँ अपने होम टाउन के अंदर, होम कंट्री के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान को डॉच किया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग करना है जो कि आपके फास्ट बॉलर्स के लिए भी सपोर्टिव हो। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर लास्ट ईयर आप देखें तो ऑलमोस्ट 12 महीने चला है, दुनिया में कहीं भी नहीं चलता। कई मुल्कों में 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का सीज़न होता है और हमारा लास्ट में जो सीज़न था वो 12 महीने चला है। उसमें लाहौर में जब बच्चों ने ग्रेड 2 के खेले हैं मैचेस, तो अब वो इतनी शदीद गर्मी में जून और जुलाई में जाके एक बच्चे को आप कहें जी 10-10 ओवर के स्पेल करें तो थोड़ी सी उनके साथ भी ज़्यादती है। आपको इस चीज़ को लॉन्गर वर्जन में लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका अपना जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि आप अगर 2027 में जनवरी में आपके क्या, जिस तरह अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो प्रोग्राम है वो अनाउंस किया है, तो ये वेरी क्लियर होना चाहिए ताकि प्लेयर उस हिसाब से अपनी जो है ना तैयारी करे। और उसको आज पता होना चाहिए कि मेरा जो नवंबर में है वो मैच एबटाबाद में है, मेरा दिसंबर में मैच सियालकोट में है, उस हिसाब से उसको उन कंडीशंस का भी आप आइडिया होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आप 4 डे क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें। आप कर क्या रहे हैं? आप T20 की परफॉर्मेंस से टेस्ट मैच में प्लेयर रह रहे हैं, आप T20 की परफॉर्मेंस से वनडे में प्लेयर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 4 डे क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे, वहाँ से आपको मैच्योर और सुपर फिट प्लेयर मिलेगा। मोहम्मद अली और अब्बास की आपने बात की है, तो मैं पहले टेस्ट मैच में मेरा ख्याल है मोहम्मद अली और अब्बास में से एक बंदा खेलेगा। इसी तरह आपने उबैद शाह और खुर्रम शहजाद की बात की है, तो खुर्रम शहजाद और उबैद शाह में एक प्लेयर खेलेगा। और तीसरा आपका फास्ट बॉलर जो है आमिर जमाल वो खेलेगा, वो 7वें नंबर पर बैटिंग भी करेंगे और वो इस मैच में भी होंगे। तो मेरे ख्याल में खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और अब्बास जो है ना वो पहला मैच खेलेंगे। गालिबन उबैद और मोहम्मद अली जो है ना, हालांकि गो के उन्होंने प्रैक्टिस मैच में 5 आउट किए हैं, लेकिन इस वक्त जो आपके मौजूदा जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, दोनों ये प्लेयर जो है ना बड़े मंजे हुए और मैच्योर प्लेयर हैं। गो के एज दोनों की मेरे ख्याल में 36 साल है अब्बास की और 33 साल उम्र है मोहम्मद अली की। बट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आपकी फ़िटनेस है, आप सेशन वाइज बॉल करना जानते हो, नए बॉल से बॉल किस तरह करने हैं, पुराने बॉल से। आप देखिए माजी में हमारे साथ मसला क्या था, जब पहली 9 बॉलें गुजर जाती थी तो हमारे बॉलर्स को पता नहीं होता था बॉल किस तरह करनी है। वो जो बिल्कुल न्यू बॉल होती थी, वो जो हवा में थोड़ा सा सीम स्विंग मिलता था, उसके बाद इतनी लंबी लंबी पार्टनरशिप्स लग जाती थी, हम बांग्लादेश से हार गए। और दूसरे इसके बाद जो है ना आपको फास्ट बॉलर्स वो चाहिए जो आपको आउट करके दें और लंबी पार्टनरशिप को ब्रेक करने की सलाहियत रखते हों। सर ये अब क्या हमारे पास कोई इसके अलावा कोई लॉट है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे क्या, जैसे कौन? अली रज़ा।
अली रज़ा वो T20 के, आई थिंक T20 के बॉलर हैं। देखिए आप वही जो बात हम कर रहे हैं कि हम गलती करते हैं कि हम T20 वालों को फिर ODI के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए ताइबे कि आप टेस्ट से प्लेयर को उठाएं और फिर उसी को ODI खिलाएं और उसी को T20 खिलाएं। उस फास्ट बॉलर को जो टेस्ट में 25 ओवर 30 ओवर कर ले, उसके लिए 3 ओवर करना मुश्किल नहीं है। पूरी ताकत के साथ वो 3 ओवर करेगा, 4 ओवर करेगा, 2 ओवर करेगा। हम कैसा तजर्बा करते हैं कि हम 4 ओवर के बॉलर को 40 ओवर खिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना इन सब प्लेयर्स पे सीज़न में और ऑफ सीज़न में नज़र रखनी चाहिए। जैसे किसी वक्त भी आप किसी प्लेयर को, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी है कि आप फिटनेस टेस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं और प्लेयर को अपनी फ़िटनेस जो है वो साबित करनी होगी, प्रूव करनी होगी। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेरे ख्याल में एक आपके हर शहर में पेड क्रिकेट कोचेज़ हैं, तो उनकी निगरानी में एक मैंडेटरी कर दें कि 4 दिन जो आपके रेगुलर फास्ट बॉलर्स हैं, जो आपके 15-20 जो ऊपर टॉप के हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि भाई आपने 15-15 ओवर करने हैं या 20-20 ओवर्स करने हैं, नेट्स में करें या किसी मैच में चांस मिल जाता है तो आपने ये अपना जो है ना 60 ओवर्स का कोटा हर वीक में पूरा करना है। तो इससे भी इनकी जो है ना वो इम्प्रूव होगी, फिटनेस भी इम्प्रूव होगी। और दूसरा, नए गेंद से, सेमी ओल्ड से और ओल्ड बॉल से इनको बॉल करना आना चाहिए। तो फास्ट बॉलर तो मैं ये 3 देख रहा हूँ पहले मैच में, अगर आप टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो दूसरा, दोनों जो स्पिनर्स हैं दोनों को खिलाना चाहिए। ये जो ग्राउंड है, इसमें लास्ट जो वनडे हुआ था वो मेरे ख्याल इंडिया ने 200 रन से जीता था और उस वनडे में भी गालबन कोई दोनों टीम्स की अगर मिला के देखी जाए तो कोई 12-13 स्पिनर्स ने आउट किए थे। तो ये स्पिनर्स के लिए मेरे ख्याल मोस्ट जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और इसके बाद टॉस बड़ा वाइटल है। जैसे बांग्लादेश में हम देख रहे थे, टॉस जीत के हमारी टीम बॉलिंग कर रही थी, तो इससे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, पिच रीड करनी आनी चाहिए इनको। पिच रीड सर, ये पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ आज पहला वनडे टेस्ट मैच है आज, और इसमें 11 क्या देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में शान मसूद, इमामुल हक, अजान अवैस, उसके बाद आपके आ जाएंगे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है। शान मसूद से आप ओपनिंग देख रहे हैं? इन तीनों नंबरों में पहले जो 3 नंबर इमाम और अजान अवैस टॉप ऑर्डर पे, नंबर 3 के ऊपर शान। पहले 3 नंबर ये कर लें, चौथे नंबर पे बाबर आजम आ गए, फिर मोहम्मद रिजवान आ गए, और उसके बाद आगे आपके सलमान अली आगा, ठीक है, फिर आमिर जमाल आ जाएंगे, और आखिर पे ये 4 फास्ट बॉलर, 2 फास्ट बॉलर है, 2 स्पिनर है। 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स। और दूसरा स्पिनर आप किसको देख रहे हैं? अली उस्मान अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेफ्ट आर्म स्लो बॉलिंग करते हैं। ये भी काफ़ी मैच्योर प्लेयर है, 33 साल उम्र है। मैं अभी देख रहा था हमारी टीम में 20 से 30 के दरमियान जो है ना वो थोड़े हैं, और 30 से 40 के दरमियान थोड़ा ज़्यादा है। जी, मैं यही बात कर रहा था कि आज पाकिस्तान क्रिकेट की ये सूरत हाल है कि हम जो एजेड हैं और जिनको हमने क्रिकेट नहीं दी इससे पहले, ज़्यादा क्रिकेट उनको नहीं मिली है। अब्बास को तो फिर भी कुछ मैचेस मिले, शायद 25-26 मैचेस उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हुए, बट जिनको हमने ज़्यादा क्रिकेट नहीं दी, आज उनको हम वेस्ट इंडीज़ भेजवाने, क्योंकि हमारे पास लॉट नहीं मौजूद नहीं है, शायद हमारे पास प्लेयर्स मौजूद नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं ना। आपकी फ़िटनेस बड़ा मैटर करती है, कब कौन सा इवेंट आ रहा है, कौन सा टूर आ रहा है, और उस वक्त आपकी फ़िटनेस क्या है। आपके मेन फास्ट बॉलर्स काफ़ी अरसे से हम कह रहे थे ये इंजरीज कैरी कर रहे हैं, लेकिन आप उनको शॉर्टर वर्जन में खिलाते रहे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ पेस फॉर शाहीन अफरीदी? देखिए, इतना बड़ा आपका सिस्टम है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, हाईली पेड कोचेज़ हैं, सारा आपके पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, हर चीज़ है। उसमें इम्प्रूवमेंट आने की बजाय वो नीचे क्यों है? वो अच्छा, इसमें आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ बट प्लेयर खुद भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। लाइक शाहीन शाह अफरीदी जैसा प्लेयर जिनको बहुत सारे इख्तियारात मौजूद थे, जिनके पास सिफारिशें भी थी उनकी, बट वो खुद कैप्टन भी और ओवरऑल भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं शाहीन शाह अफरीदी इन टीम, तो वो भी ज़िम्मेदार। आई थिंक ये प्लेयर वो ज़िम्मेदार है। अलबत्ता सर, वो जो दीगर प्लेयर हैं जिनको पीसीबी, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये बात करते हैं कि उनको घास भी नहीं डालता है, उनकी अगर इंजरी होती है तो फिर वो ज़रूर एनसीए में देखी जानी चाहिए। यहाँ पर तो प्लेयर्स की ये सूरत हाल थी इससे पहले, तारिक भाई आप जानते भी हैं कि वो तो कहते थे हमें तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं। हमने तो एक लड़के को नो लुक शॉट के ऊपर पूरे 70-80 मैचेस दे दिए, T20 भी वही खेलता था, ODI भी वही खेलता था, टेस्ट भी वही खेलता था, आज मैंने दिख ही नहीं रहा। देखिए, आपका जब कोचिंग पैनल में या जो टीम को चलाने वाले लोग हैं ना, वहाँ पे जब अगर स्ट्रांग लोग बैठे होंगे ना, तो प्लेयर्स पावर थोड़ी सी रिड्यूस होगी।
लेकिन अगर वहाँ पे ऐसे लोग बैठे होंगे जो आपके मेन बॉलर्स के आने के बाद उनको खड़ा होना पड़ेगा या उनको वेट करना पड़ेगा, तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। मैं ख़ुद कुछ कैंप्स में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, स्पेशली PSL में, तो मैंने बेशुमार अपने टॉप जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनको आते हुए देखा। एक तो वो नेट शुरू हो गया सेशन, तो वो अभी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, फिर आए वो उन्होंने 16 या 17 बॉलें की हैं गिन के, उसके बाद दोबारा वो एक साइड पे हो गए, उन्होंने जनाब वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजें शुरू कर दी, फिर वो पैड करके आ गए। तो वो मुझे कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आया। एक तो फ्रेंचाइज़ क्रिकेट का भी इसमें काफ़ी हाथ है, और दूसरे नंबर पे जो आपकी नेशनल टीम्स हैं, चाहे कोई भी वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, तो आपके जो वो उसके कोचेज़ और मैनेजर्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेयर्स जेल होकर खेलें, प्लेयर्स के लिए एक बड़ा अच्छा माहौल हो, एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि जो इंजॉयबल हो, बट डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो फास्ट बॉलर है उसको एक टारगेट दें, भाई तुमने ये बॉल करने हैं, ठीक है ना, उसको टारगेटेड बॉलिंग दें, उसको इतने नंबर ऑफ बॉल आपने करने हैं, इतने आपने आउटसाइड या ऑफ स्टंप करने हैं, यॉर्कर करने हैं, और बाउंसर जब करने हैं तो सही तिखे बाउंसर करने हैं। ठीक है, हमारे बाउंसर जब करते हैं, आप यकीन करें कि बैट्समैन इतना अर्ली इनको रीड कर चुका होता है, इनकी साइकोलॉजी को इतना अर्ली रीड कर चुका है। ये एक जंग चल रही होती है बैट्समैन और बॉलर के दरमियान जी। आप देखें, बैट्समैन ने अगर आपको शॉट खेली है तो अब उसके जहन में है कि ये मुझे बाउंसर करेगा। अब आपके ऊपर है कि अगला बॉल आप क्या करते हो। अगर तो बाउंसर करना है तो इतना पक्का करें कि उसको हिला के रख दें। इसमें देखिए 135 वाला भी बाउंसर जो होता है ना, अगर सही तगड़ा बाउंसर हो तो वो बंदे को हिला देता है एक दफ़ा। लाजमी नहीं कि 145 भी हो, 130 वाले बाउंसर्स भी हमने देखे हैं, वो बंदे को इंजर्ड भी कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी, बड़ी बहुत कम पेस के साथ बुमराह बॉलिंग करते हैं, भले लेकिन परेशान कर देते हैं। उनके सामने कोई भी दुनिया का बल्लेबाज खड़ा हो, इवन बाबर आजम, लाइक कोई भी खड़ा हो, तो बल्ले परेशान। मैटर सिर्फ यही नहीं कर रहा कि आपके पास पेस मौजूद है, मैटर ये भी कर रहा होता है कि आप बॉल में वैरायटी कितनी मौजूद है, आपके पास स्विंग कितना मौजूद है। जो बात आप कर रहे थे, आप सीम को कितना यूज़ करते हैं। आपने बैट्समैन के माइंड से खेलना है। अगर बैट्समैन आपके माइंड पे हावी हो गया तो वो जीत गया, अदरवाइज आपको फिर उसके ऊपर आना पड़ेगा। सर मैं ज़रा, क्योंकि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग में ना हम बड़ा लैग कर रहे हैं, मैं ज़रा एक क्वेश्चन और भी लेना चाहूँगा। क्या ज़िम्मेदारी समझते हैं डोमेस्टिक इस फास्ट बॉलिंग में रीजन्स की, बट डिपार्टमेंट्स की, कि वो भी इसमें रोल प्ले करें फास्ट बॉलर्स की प्रोडक्शन में। सबसे पहले तो जी सैयद मोहसिन नकवी साहब का ये जो इक़दाम है कि 16 रीजन्स को उन्होंने फ़र्स्ट क्लास का दर्जा दिया है, मैं इसको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत अच्छा इक़दाम है, और इसमें पाकिस्तान में क्रिकेट ज़्यादा होगी। ये जो लोग कुछ इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और इसमें जब क्रिकेट ज़्यादा होगी, ज़्यादा बच्चों को चांस मिलेगा, तो ये जो हमारी एक क्रीम है ना, जो बाहर जाने का सोच रही है, उनको जब अपने घर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे। उससे फिर एक हेल्दी कंपटीशन आएगा फास्ट बॉलर्स में। अब डिपेंड करता है, जैसे इन्होंने अपना अनाउंस कर दी है, तो आप उसको इक्वल रखें। हर टीम को एक मैच अगर आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद की बैटिंग विकेट पे, तो दूसरा मैच एबटाबाद में ज़रा सीमिंग विकेट पे भी दें। उसमें आपके बैट्समैन भी टेस्ट होंगे, बॉलर्स भी टेस्ट होंगे। तो थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा रखना पड़ेगा मैकेनिज़्म के आपके बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स की जो है ना हौसला अफजाई हो। देखिए, सिर्फ मार पड़ने से आपके फास्ट बॉलर ऊपर नहीं आएंगे। जब उनको विकटें मिलेंगी, जब उनको एनर्जी उसी वक्त आएगी जब उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और फिर उनके ऊपर जो है ना आप वर्कलोड उस हिसाब से डालें कि जो आपने टॉप लेवल वर्ल्ड टीम्स को शिकस्त देने के लिए अपने बॉलर्स में देखना चाहते हैं। कि आपका बॉलर अगर किसी दिन उसको 25 ओवर का भी स्पेल करना पड़ता है ना, माजी में हमारे जो ग्रेट प्लेयर से वसीम वकार, तो मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा कि वकार यूनुस जो है वो शाम के स्पेल में अगर आ रहे हैं तो उनकी पेस गिर गई है। वो तो बाउंड्री लाइन से जब भागना शुरू करते हैं तो जिस तरह से रश करके वो सुबह मॉर्निंग वाले सेशन में आते थे, शाम वाले सेशन में भी ऐसे आ रहे होते। तो ये हमारे बॉलर्स के लिए एक कमी है। इनको ये चीज़ें सिखाई जाएँ, मेंटली इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। और आजकल तो ऐसे ऐसे वो चीज़ें निकली हुई हैं कि आप बड़ा जल्दी जो है ना इन चीज़ों पे ओवरकम करते हैं, आपको अच्छे एनर्जी जोसेस मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में लंबे स्पेल्स और क्लियर माइंड सेट। सर, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ज़रा इसी पे थोड़ी सी बात और भी कर लेते हैं। इमामुल हक को टॉप ऑर्डर में आपने भी गिना, हम भी देखने की शायद इमामुल हक के रखा जाएगा। जब अगर उनकी एवरेज की बात कर ले तो बहुत अच्छी है,
इमाम के ऊपर वो जो एक एलिगेशन लगता है वो तो लगता ही है, बट उन एज अ बैट्समैन वो कमाल के हैं और अच्छा खेलते हैं। इमाम के उससे क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद है? वो इमाम भी बाहर बैठे हुए थे, फिर बहुत टाइम के बाद उन्हें वापस लिया गया। देखिए बांग्लादेश में भी एक इनिंग्स में महज 45 उन्होंने किया था, दूसरी में फेल हुए तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। थोड़े से अनलकी भी हैं, हालांकि जिनको चांस दिया गया वो भी कोई इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर सके और दूसरा टेस्ट मैच भी हार गए। तो वहाँ पे ज़रूरी था कि इमामुल हक को चांस दिया जाता और आज वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से आते। लेकिन यहाँ पे जो विकटें हैं ये थोड़ा याद रखिएगा, ये स्पिनर्स को सपोर्ट करेंगी और आपके पास इमाम ऐसा प्लेयर है कि अगर वो विकेट पे रुकते हैं, देखिए पहली इनिंग्स में अगर आप 100 ओवर खेल जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन है ना वो सेफ़ हो जाती है। ठीक है, तो देन डिपेंड्स ऑन योर बॉलर्स के वो किस तरह से आके करते हैं। और इसमें मुझे अभी ये जो टीम है ना ये काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। पाकिस्तानी टीम जो है वेस्ट इंडीज़ से मैं इसको अपर एंड पे देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि गालबन पाकिस्तान हो सकता है हिस्ट्री क्रिएट करे, 2-0 से ये सीरीज़ जीत के आ जाए। अच्छा, यस, बड़ी शानदार होप्स हैं सर आपकी। बहुत ज़बरदस्त टीम है ये, बहुत ज़बरदस्त टीम है। अच्छा, हम थोड़ी सी बात करते हैं आमिर जमाल पे। हमें बड़े कम ही नज़र आते हैं ये। जब नज़र आते हैं परफॉर्म करते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर नज़र आते हैं परफॉर्मेंस देते हैं, गायब हो जाते हैं। आमिर जमाल एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कैसे देख रहे हैं? नंबर 1, आप नहीं समझते कि अगर हमने इन्हें ज़ाया कर दिया तो फ़हीम शायद उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके? लाइक अब्दुल रज़ाक, या आपको ऑलराउंडर मिलने वाले हैं या अज़हर महमूद? आमिर को मेरे ख़्याल में ये जो 2 टेस्ट मैच है ना ये आमिर के कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। यहाँ पे परफॉर्म करके ना सिर्फ वो टेस्ट मैच में अपनी जगह पक्की करेंगे बल्कि वाइट बॉल क्रिकेट में भी सर हमने तो ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्मेंस उनकी देखी है, उसके बावजूद वो ड्रॉप हो जाती है। अभी जो पोजीशन है ना इस वक्त बहुत ज़रूरत है इनकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त अगर वो वापस आते हैं, जैसे आपने विमेन क्रिकेट में देखा है कुछ चेंजेस करने के बाद आपकी अंडर 19 टीम भी ऊपर आ गई, वो भी जीत रही है। और आपकी नेशनल टीम ने भी कल जिस तरह से 5 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त दी है, तो ऐसे ही आमिर जमाल के लिए ये 2 मैचेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आमिर जमाल के लिए। अच्छा सर, रिजवान, व्हाट अबाउट रिजवान? अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रा पॉइंट आउट करूँगा कि जैसे हमारे पास एक ट्राइका मौजूद था, हारिस रऊफ़ का, नसीम शाह का, देन शाहीन शाह अफरीदी का, तो हमने कभी चौथे पे काम नहीं किया है। हमें था कि 3 लड़के हैं तो शायद अगले 100 साल यही खेलेंगे, तो हमें चौथे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वाई नॉट के रिजवान के एरा के अंदर हम गाजी गोरी को लेके चले गए साथ में, तो आप उन्हें स्पेस दें, उन्हें खेलने दें। तो क्या रिजवान घर चले जाएंगे तो फिर उसके बाद हम अपने जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो बनाएंगे? देखिए गाजी गौरी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। मैं आपकी इस राय से एग्री करता हूँ कि रिजवान के होते हुए हमें जो कोई आसान सीरीज़ मिलती थी ना उसमें चांस देना चाहिए था, लेकिन थोड़े से अनलकी रहे। और सबसे जो बड़े जिनके साथ हुआ ना वो थे रोहिल नज़ीर। रोहेल पे मैंने इसलिए बात नहीं की कि रोहेल तो चले स्क्वाड के अंदर है ही नहीं ना, बट रोहेल को भी कैरी किया जाता रहा मुसलसल। एटलीस्ट उसको एक टेस्ट तो दे देते। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, एक टेस्ट दे देते वो डिजर्व करते इतने अरसे से। देखिए वहाब रियाज उसकी कप्तानी में खेला है। आपकी आधी से ज़्यादा जो अभी मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो रोहिल नज़ीर की कहीं ना कहीं कप्तानी में खेले हुए हैं और उस बंदे का डेब्यू नहीं हुआ। नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी चले रिजवान और गाजी गौरी है यहाँ पे, तो पहला मैच तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है रिजवान ही खेलेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे अगर आप पहला मैच जीत जाते हैं तो दूसरे मैच में चांस देना चाहिए गाजी गौरी को। अब नहीं, दूसरे में इसलिए चांस नहीं देंगे कि पहला हम जीत गए तो अब सीरीज़ जीतने के लिए जाएंगे। देखिए आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा, बिल्कुल डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, डिसीजन लेंगे और पहला मैच जीत के अच्छी पोजीशन में गाजी गौरी को चांस देंगे ना तो उस बच्चे का भी कॉन्फिडेंस। बाबर आजम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं कल भी अपने शो में ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान में ना सज़ा और जज़ा का अमल अब हम सिर्फ क्रिकेट में नहीं बट ओवरऑल भी बहुत कम है। और अगर आप टाइमली लोगों को स्टोरी नहीं गिलवाते, आप नहीं गिलवाते, कभी फैसला हुआ था बाबर आजम को हटा दें, बादशाह सलामत का हुक्म था, हटा दिया गया। पाकिस्तान टीम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के ऊपर थी तीनों फॉर्मेट्स के अंदर।
आज आप बाबर आजम को दोबारा ले आए। मैं कह रहा हूँ कि इस वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आप वो कर रहे हैं जो कभी नहीं देखी थी हमने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, बट आपने किया। सर क्यों नहीं ऐसा होता था भाई कि आप एक बड़े प्लेयर को निकाल देते हैं फिर आप उसे ले आते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती उसके आज आप बड़े चुभते हुए सवाल कर रहे हैं। आज आपके पास ऑप्शन नहीं होती है उस चीज़ की। अच्छा, क्या बाबर आजम के साथ वो अनलकी रहे, गलत हुआ उनके साथ, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस सीरीज़ के अंदर बाबर के ऊपर प्रेशर होगा या बाबर हैं जो वो ज़रा एनर्जी के साथ आएंगे वापस? देखें, हम लोग जब कुछ ऑप्शंस बनाते हैं ना या कुछ प्लान करते हैं, प्लान ए प्लान बी, तो माजी में कुछ ये हुआ कि प्लान ए नहीं कामयाब हुआ, बी पे चले गए, बी नहीं कामयाब हुआ, सी डी और नीचे ही जाती रही, परफॉर्मेंस भी आपकी नीचे जाती रही, टीम भी नीचे जाती रही। तो आपका प्लान ए जो था ना वो ऑलवेज बाबर आजम था। जब बाबर आजम फेल हुआ, बी पे चले गए, फिर सी पे चले गए। हमने ऐसे भी देखा कि एक दफ़ा जब टीम अनाउंस हो रही थी तो पीसीबी के एक ऑफिशियल, अभी मैं नाम नहीं लेता, तो उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा था आप जिनका जिक्र कर गए हैं उनका नाम नहीं है, यानी कि बाबर आजम का नाम लेना भी उस वक़्त बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए ना। तो ये एक कुदरत का कानून है, बाज़ औक़ात आपके लिए चीज़ें अच्छी होती हैं, बाज़ औक़ात आपकी फेवर में होती हैं, मगर बाबर आजम इस वक्त आपके पास सबसे बेस्ट अवेलेबल चॉइस है फॉर ऑल फॉर्मेट्स, नॉट ओनली फॉर टेस्ट। आप अगर देख लें जितने भी लोगों को आप लेके आए हैं, बाबर आजम की क़यादत में वनडे में भी रिकॉर्ड अच्छा था, टेस्ट में भी अच्छा था, T20 में भी अच्छा था, तो ये गुड साइन है। वो बहुत बड़ा प्लेयर है। देखिए, इज़्ज़त अल्लाह देता है। कितने बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, कितनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है, लेकिन इतना बड़ा वो मेगा स्टार नहीं बने। शाहिद अफरीदी की 300 गालबन 95 मैचों में 396 विकेटें हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्रांड है। आप जितना मर्जी इख्तलाफ करें, उसकी बॉलिंग से करें, उसकी बैटिंग से करें, जो मर्जी करें, लेकिन वो एक ब्रांड है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ठीक है सर, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, मैं ज़रा एक दो चीज़ें उन पर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान अगले साल में इंग्लैंड में जाके 5 ODI के मैचेस की सीरीज़ खेलेगा और ये मई में होने वाली है 15 से 26 के दरमियान। इसमें 5 मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये मैचेस होंगे, बट कैसे देखते हैं इस सीरीज़ को? 5 मैचेस की सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड और बिफोर वर्ल्ड कप, एक 2 महीनों के मार्जिन से आप खेल रहे हैं, तो तैयारी और कैसी हो जाएगी? बहुत अच्छी तैयारी होगी और ये पाकिस्तान के लिए एक गुड साइन है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अपना फास्ट बॉलिंग अटैक कौन सा लेके जा रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में गालबन होने जा रहे हैं मैचेस, तो वहाँ पे भी फास्ट बॉलर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो बेहतर ये है कि आप अली रज़ा पे चांस ले लें, बाकी बैटिंग जो है ना उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ना करें। ठीक है, अभी देखें, आप थोड़ा सा पहले अगर एक प्लेयर को बता देते हैं ना तो वो मेंटली भी तैयार हो जाता है। और आपको शान मसूद और इमामुल हक में से किसी एक को वनडे स्क्वाड में भी रखना पड़ेगा। शान मसूद और इमामुल हक, व्हाई नॉट इमामुल हक? शान मसूद तो मैं भी आई डोंट नो। इमामुल हक देखें, आपने 300 गेंदें खेलनी है, आपने टुल्ला 11 नहीं बनानी। इवन मैंने एक दफ़ा, आपको याद होगा, न्यूजीलैंड जब पाकिस्तानी टीम जा रही थी 5 T20 खेलने, तो मैंने कहा था ये टुल्ला 11 है, हो सकता है 20 ओवर ना खेल सके। और दो दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि पाकिस्तान 20 ओवर से पहले आउट हो गई। तो 300 गेंदें खेलनी है, इंग्लैंड का मौसम है, आपको बैट्समैन भी अपने ऐसे चुनने हैं जो 300 बॉल खेल सके। बैट्समैन खेलें, ना कि आपके टेल अंडर आके खेल रहे हो 15-15 ओवर। आपके बैट्समैन कम अज़ कम 45-46 ओवर तक लेके जाएं गेम को, और आपके बॉलर्स में भी इतना दमखम होना चाहिए, जान होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप किस किस स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। वनडे में आप कौन कौन से स्पिनर को आजमाते हैं? क्या आपने वही अपने जो पहले से आजमूदा क्रिकेटर हैं उनको ऊपर जाना है, या आपने कुछ नया करना है? ताकि आपके पास एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए और एक राइट आर्म लेग स्पिनर या राइट आर्म ऑफ स्पिनर, ये 2 मैंडेटरी हैं आपके पास, ये होने चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, नदीम उमर कराची के रीजनल प्रेसिडेंट और तारिक सरवर भावलपुर के रीजनल प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में ये तमाम सर जिस तरह से ये लोग रीजन की क्रिकेट को उठाते हैं, कितना किरदार देख रहे हैं इन लोगों का रीजन की क्रिकेट के अंदर? एक और चुभता हुआ सवाल आपने कर दिया, मैं इस पर बोलना नहीं चाह रहा था। देखें, रीजन्स की जो मुझे अभी जिम्मेदारी नज़र आ रही है ना, वो यही है कि क्रिकेट बोर्ड का कोई मैच है, क्लब क्रिकेट का है, तो लाइनें शाइनें सही लगवा दें, ग्राउंड है सही बना के तो उनको दे दें। बाकी तो रीजन्स की अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब तो सर फर्स्ट क्लास भी मिल गई है। नहीं तो रीजन में इसका क्या रोल है? रीजन का क्या रोल है? नदीम उमर साहब के पास क्या पावर होगी? पीसीबी का एक पेड कोच जाएगा, वो जाके सिलेक्शन करेगा। ठीक है जी,
क्या रह गया उनके पास यार? दें आप पावर दें, रीजन जितने रीजन स्ट्रांग होंगे उतना आपका बोर्ड स्ट्रांग होगा। आप कहते हैं नीचे जो बिल्डिंग है, पीसीबी का पेड कोच भी तो सर वो जिस तरह का प्लेयर होगा उसी को देख के सिलेक्ट करेगा ना, वो उसके जाने से टैलेंट तो प्रोड्यूस तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रीजन की है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजन की है। कहना चाह रहे हैं मैं कहता हूँ रीजन को पावर दें, रीजन की टीम रीजन वालों को ही मुंतखब करना चाहिए। रीजन को पावर दें। भाई पेड कोच क्यों आता है ट्रायल लेने के लिए? हिस्ट्री भरी हुई है, इनको शाम को देखें किधर जाके खाने खाते हैं यार। ये कहते हैं कि किधर जाके ये कोचेस खाने खाते हैं, देखे ना जाके। कहते हैं कि शायद रीजन की जो टीम है उसमें फिर ज़्यादा सिफारिशें वारशें आ जाती हैं शायद इसलिए। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? या तो बाद में ये कोचेस आए ना, सामने आया कि सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मैंने ये सिलेक्शन की थी टीम की, ये क्या हुआ है? अंडर 13 अंडर 15 जूनियर टीम्स की परफॉर्मेंस किधर गई? पहले सब ने लगाया होता है जी हमारे क्लब के 3 सिलेक्ट हुए हैं, 2 सिलेक्ट हुए हैं। वो भाई कोच के साथ मिले होते हैं, लड़का सिलेक्ट हो जाता है, जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो बात में कोई नहीं देखता। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। रीजन को स्ट्रॉन्ग करें, रीजन को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू सो मच। मोहम्मद ताहिर हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट कोच से बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मैच से मुतल्लिक, और आज थोड़ी सी रीजन से मुतल्लिक। और रीजन के प्रेसिडेंट 2 मुंतखब हुए हैं, नदीम उमर और तारिक सरवर, कराची और बहावलपुर से। और देखना होगा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के साथ ये सीरीज़ किस तरह की खेलने वाला है। लास्ट जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था ज़्यादा अच्छा नहीं था, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, बट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ होपफुली पाकिस्तान जीते नहीं तो कम से कम बराबर करने की पोजीशन में ज़रूर मौजूद है। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोकर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।